हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट की फर्स्ट चैप्टर के बाद जो पोएम है उसमें आपको 2 पोएम्स देखने को मिल रहा है। डस्ट ऑफ अ स्नो, एक तो है डस्ट ऑफ अ स्नो और दूसरा पोएम है फायर एंड आइस। सेकंड पोएम क्या है? फायर एंड आइस। ये दोनों पोएम का समरी एंड एक्सप्लेनेशन स्टेंजा वाइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि हमारे चैनल पर आपको CBSE और जैक बोर्ड, ये दोनों बोर्ड के लिए क्लास 9 to 12 की प्रिपरेशन कराई जा रही है। इंग्लिश की चैप्टर वाइज सारा वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपकी प्रिपरेशन बेस्ट लेवल की होगी और आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे करेंगे। आई होप कि आपका एग्ज़ाम में सारे सब्जेक्ट में बेस्ट स्कोर आए। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर आपकी पूरी प्रिपरेशन कराई जा रही है, इसलिए हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर करें। अब हम लोग बात करते हैं जो फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। पोएम का नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। पोएट का नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो डस्ट ऑफ स्नो पोएम को किसने लिखा है? डस्ट ऑफ स्नो पोएम हैज़ बीन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे पोएट हैं जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखते हैं। क्लास 9 में आप एक पोएम पढ़े हैं, क्लास 9 बीहाइव में, द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन। तो ये पोएम को भी लिखने वाले कौन हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही द रोड नॉट टेकन लिखा है। तो उस पोएम को जब आप क्लास 9 में पढ़े हैं तो आपको पता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट हैं वो बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत ही एडवेंचरस है। वो कॉम्प्लिकेशंस को चुनता है और वो कॉम्प्लिकेशंस को तो चुनता है बट वो पोएम को लिखने के लिए बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज को यूज करते हैं ताकि सभी को बहुत इजीली समझ में आए, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं डस्ट ऑफ स्नो के बारे में। पोएट के बारे में तो आपको पता चला कि वो एक अमेरिकन पोएट है, बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में लिखते हैं, बट वो एक एडवेंचरस पोएट है। कैसे पोएट है? एडवेंचरस पोएट है, यानी कि कॉम्प्लिकेशंस को चुनते हैं। यहाँ पे भी आपको यहाँ वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा कि डस्ट ऑफ स्नो पोएम में उन्होंने अपनी फीलिंग्स कैसे लिखी है, किस तरह से एक्सप्रेस की है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेंजा में बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा में आप देख रहे हैं कि डस्ट ऑफ स्नो का फर्स्ट स्टेंजा क्या है? द वे अक्रॉस सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो जब पोएट कोई पोएम लिखते हैं तो वो बहुत ही ध्यान से हर चीज़ को लिखते हुए बताते हैं कि सबसे पहले ये 4 लाइन्स स्टेंजा है। कितने लाइन्स का? ये 4 लाइन्स स्टेंजा है। इस 4 लाइन्स में ये आपको राइमिंग वर्ड्स देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर फर्स्ट में क्रो आया और ये स्नो आया, दोनों का साउंडिंग सेम है, सिमिलर साउंड है, क्रो स्नो। इसका मतलब क्या हुआ? इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी ए से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड है सूक डाउन ऑन मी और ट्री। तो मी और ट्री ये दोनों सिमिलर साउंड है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे बी और इसको भी करेंगे बी से। तो इसका राइम स्कीम क्या हो जाएगा? इसका राइम स्कीम हो जाएगा, राइम स्कीम ए बी, यानी कि इसका राइम स्कीम ए बी हो जाएगा। तो ये राइम स्कीम आपको पता चला फर्स्ट स्टेंजा में। अब हम लोग बात करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख रहे हैं द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जैसे ही एक क्रो उड़कर आता है और हेमलॉक ट्री में बैठता है, तो हेमलॉक ट्री में जैसे ही एक क्रो आके बैठता है तो वो डस्ट ऑफ स्नो जो पेड़ पर है वो झड़ता है। और क्या होता है? वो डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री क्या होता है? सूक डाउन ऑन मी, वो मुझ पर झड़ता है। यानी कि जब क्रो हेमलॉक ट्री पर आकर बैठता है उड़ते हुए
तो जो ब्रांचेस में, लीव्स में डस्ट ऑफ स्नो है वो किस पर चढ़ रहा है, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पे चढ़ रहा है। फिर आगे नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कहते हैं, नेक्स्ट स्टेंजा की बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेंजा है, ये 4 लाइन्स स्टेंजा आप देख रहे हैं। सेकंड स्टेंजा भी, ये आपका सेकंड स्टेंजा है, इसमें भी 4 लाइन्स हैं। इसमें हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। इसमें आप राइमिंग स्कीम बताएंगे। राइमिंग वर्ड्स पहले देखिए, फर्स्ट लाइन में हार्ट, पार्ट, ये सिमिलर साउंडिंग है, यानी कि सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स को हम लोग राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये इसको ए बोलेंगे, इसको भी ए से रिप्रेजेंट करेंगे। मूड और र्यूड, तो ये मूड को बी से रिप्रेजेंट करेंगे और र्यूड को बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका भी राइम स्कीम क्या हो जाएगा, ए बी ए बी। अब हम लोग बात करेंगे एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो सेकेंड स्टेंजा में इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, ये सेकेंड स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, यानी कि मेरे मूड को चेंज कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और उस पार्ट को मैंने सेव कर लिया, ऑफ अ डे, उस दिन के लिए जो कि मेरा मूड र्यूड था, मेरा मूड खराब था, उस मूड को हैप्पी कर दिया। किसने किया, एक क्रो ने किया। किसने किया, क्रो ने किया। और कैसे किया, जब वो उड़ते हुए हेमलॉक ट्री पे बैठता है और वहाँ से जब डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरता है तो उसका मूड जो अपसेट है वो खुश हो जाता है। तो उनका हार्ट क्या हो जाता है, खुशी से भर जाता है, और उनका जो मूड ख़राब था वो हैप्पी मूड में चेंज हो जाता है। इस तरह से वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे जो पोएट हैं, ये आप देखेंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो तो यहाँ पे जो क्रो है वो क्रो क्या है, नेगेटिव वर्ड्स है, और हेमलॉक ट्री भी क्या है, ये नेगेटिव वर्ड्स है। ये दोनों नेगेटिव वर्ड्स होते हुए भी यहाँ पे पॉजिटिव के रूप में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यूज किया है। क्रो यानी कि ये अपशगुन माना जाता है। जब क्रो का काँव काँव साउंड आता है तो ये अपशगुन माना जाता है। और हेमलॉक ट्री क्या है, हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस प्लांट है। इसके वाइट फ्लावर्स होते हैं और वो उस पर पॉइजन भरा होता है, यानी कि ये क्रो भी नेगेटिव और ये हेमलॉक ट्री भी नेगेटिव। बट ये क्रो और हेमलॉक ट्री ये दोनों पोएट को क्या करता है, हैप्पी बना देता है। जो चीज़ें नेगेटिव है उसको वो पॉजिटिव वे में यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। यही तो खासियत है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, कि वो हर वर्ड्स में पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं और ये चैलेंज को फेस करते हैं। कोई भी पॉइजनस प्लांट या ट्री के पास नहीं जाते हैं, बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहाँ गए हैं अपने हैप्पी मूड को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि वो हेमलॉक ट्री के पास बैठे हुए, और एक क्रो आता है, डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर फॉल होता है, और फिर उनका जो अपसेट मूड है वो हैप्पी मूड में चेंज होता है। इस तरह से हमारी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आते रहता है। हम भी क्या होते हैं, अपसेट हो जाते हैं, फिर कुछ वैसा पार्ट या वैसा लाइफ में कुछ हो जाता है सडन, तो फिर हमारा मूड चेंज हो जाता है ना। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर किया है, किस तरह से उनका अपसेट मूड हैप्पी मूड में चेंज होता है। अब हम लोग बात करते हैं। वेल डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो पोएम का क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आप देखते हुए चलेंगे। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से, हैज चेंज हिज मूड, हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज। व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है। व्हाट डज द पोएट से, पोएट क्या कहते हैं, चेंज्ड हिज मूड, यानी कि उनका मूड चेंज हो गया है। हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज्ड, और पोएट का मूड कैसे चेंज हुआ। तो यहाँ पर ये 3 क्वेश्चंस है, इसका आंसर देखेंगे। अ डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी स्नो का ये फाइन पार्टिकल्स को डस्ट ऑफ स्नो कहते हैं। दिस डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड, और ये डस्ट ऑफ स्नो पोएट्स का मूड को चेंज कर देते हैं। द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम दैट ऑफ डिसमे ऑफ टू जॉय, और ये पोएट्स का मूड पहले अपसेट होता है, फिर वो उसका मूड हैप्पी हो जाता है, चेंज हो जाता है। किसके वजह से, डस्ट ऑफ स्नो के वजह से। फिर आगे देखेंगे,
कि ही वॉज होल्डिंग द डे इन रिग्रेट, वो पूरे दिन पछतावा कर रहे थे। व्हेन दिस डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम, जब डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरता है। दिस सिंपल लिटिल थिंग, ये छोटी सी चीज़ ब्राउट हिम सम जॉय, और उनके लाइफ में खुशी लाती है। ये छोटी सी चीज़ डस्ट ऑफ स्नो उसके लाइफ में क्या लाती है? खुशी लेकर आती है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे। थैंक यू।